चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। तो देखो, हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग जो है एयर एग्जिस्ट करती है। तो हम मान के चलते कि ये कोई एरिया है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एयर है। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम है ऑफ एयर का, जिसका क्या होगा है पर्टिकुलर सब वेट होगा। अब ये जो कॉलम ऑफ एयर जो होता है, जिसका जो वेट होता है, वो उसको हम किस फॉर्म में लेके चलते हैं, एयर प्रेशर के फॉर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई कॉलम है एयर का या कुछ पार्ट है एयर का, जिसका क्या होगा, एक रूम में हम एयर लेके चलते हैं, जिसका कुछ वेट होगा, उस वेट को हम किस टर्म में मेजर करते हैं, प्रेशर के टर्म में मेजर करते हैं। कि जो ये एयर का कॉलम जो क्या कर रहा है, जो उसका वेट है वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि उस कॉलम का कितना वेट है उसको हम बोल देंगे एयर प्रेशर उस सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे सीधी सी बात बोले कि एयर प्रेशर को अगर जनरली हमने सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना है, तो एयर प्रेशर क्या होता है, द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस, किसी प्लेस पे, एंड टाइम, उसको हम क्या बोल देंगे, आपके पास एयर प्रेशर, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर बात? यस सर। हाँ जी। अब यहाँ पे बात आएगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको हम मेजर कैसे करेंगे। इसको जो मेजर किया जाता है वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है मेजर किया जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। और अगर यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो है आपके पास मिलीबार, राइट। दैट मीन्स मिलीबार का मतलब कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर किया जा रहा है वो क्या बोल रहा है, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहा है एयर इन एरिया में, ठीक है। तो उसको जो है हम मेजर करते हैं, कौन सी मतलब यूनिट जो यूज करते हैं वो हम करते हैं मिलीबार। क्लियर बात? हाँ जी सर। तो हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो 1 मिली बार है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है टू द फोर्स ऑफ नियरली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना। चलो, ये तो था इसका बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, कि अगर हम बात करें प्रेशर सिस्टम के फैक्टर्स को, कि जो फैक्टर्स जिसके थ्रू हम कंट्रोल करेंगे प्रेशर सिस्टम को, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। एक आपके पास आता है थर्मल फैक्टर एंड सेकंड इज योर डायनामिक फैक्टर। थर्मल फैक्टर में तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हीट की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे जैसे अगर आपकी जो एयर है हीट होगी, अगर एयर आपकी हीट होती जाएगी तो वो एयर जो है वो क्या होती जाएगी, आपके पास एक्सपैंड होती जाएगी। एक्सपैंड होती जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपकी एयर हीट हो रही है तो वो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो उसकी
डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और एक्सपेंड हो रही है तो उसकी वजह से जो प्रेशर जो वहां पे जनरेट होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। और अगर इसका ऑपोजिट कर दोगे, अगर एयर कोल्ड होती जाएगी तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगर एयर हमारे पास, अगर दूसरा फैक्टर भी देख लें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एयर कोल्ड होगी तो यहाँ पे एक्सपेंशन की जगह क्या होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो अल्टीमेटली उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होगी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर सिस्टम जो है जनरेट होगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब देखो अर्थ में हमें जो है, हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि हमें ना कुछ रीजंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वाटोरियल लो एरिया, पोलर हाई, ठीक है। जैसे तो ये जो आपके पास जो एग्जांपल्स है किसके, थर्मल फैक्टर के, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब आ जाओ डायनामिक फैक्टर पे। अब डायनामिक फैक्टर में बात करें तो टेम्परेचर के बजाय अब कुछ और फैक्टर्स पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिसमें हम बात करेंगे फोर्सेस की, कुछ डायनामिक फैक्टर्स भी रहते हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्सेस, कॉरियोलिस फोर्स की हम बात करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की हम बात करेंगे, कॉरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, राइट। तो इनके बारे में हम डील करेंगे। अब देखो यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात करते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता क्या है। अब एक टर्म आती है आइसोबार। आइसोबार, अब देखो बार हमने किसकी, मिली बार बोला, किसकी यूनिट है आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। आइसोबार क्या होता है, ये भी आपके पास लाइंस होती हैं, लाइंस जो कनेक्ट करती हैं, जो कनेक्ट करेंगी प्लेसेस को हैविंग सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्लेसेस का सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब उन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे विद लाइन, उसको बोल देंगे हम क्या, आइसोबार। अब देखो यहां पे अब क्या होगा, अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हुआ तो अब यहां पे देखो ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब क्या बोलता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पे आओ तो ये क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपके पास क्या बोलता है, जो डिफरेंस होता है इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो अब दो प्लेसेस के बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस है, तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम बोल देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब यहां पे देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात करें तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, राइट। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, अब दो केसेस होंगे, या तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगी वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी या फिर वीक होगी, ठीक है, या फिर आपके पास वीक होगी, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कहां पे होगी, जहां पे आपके पास क्या होंगे, आइसोबार जो होंगे क्लोज होंगे, और जहां पे आइसोबार्स क्या होंगे, अपार्ट होंगे या दूर होंगे, तो वहां पे आपके पास क्या होगी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वो वीक होगी। क्लियर बात? हाँ जी सर। यस सर। चलो सेकेंड फोर्स की जो डायनामिक फैक्टर है उसमें हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। अब यहां पे ये बात भी याद रखना, एक आएगी आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, क्योंकि देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है उसको हम बोल देते हैं विंड,
ठीक है। अब यहाँ पे जो विंड की जो अफेक्ट करेगा, मतलब स्पीड ऑफ विंड जो है उस पे अगर अफेक्ट पड़ता है, स्पीड ऑफ विंड को जो फोर्स अफेक्ट करती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मतलब ये बात याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ विंड। तो अल्टीमेटली ये क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो क्या होगी, आपके पास ग्रेटेस्ट होगी। ग्रेटेस्ट कहां पे होगी आपके पास, एट द सरफेस। जो सरफेस एरिया है वहां पे जो है होगी ज्यादा होगी। और जनरली अगर बात करें टूवर्ड द पोल अगर हम जाएंगे, अगर हम हाइट पे जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और अगर बात करें सी सरफेस पे, तो सी सरफेस पे जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ही कम होती है। एट द सी सरफेस आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो आपके पास मिनिमल फोर्स होगी। अब यहाँ पे पहुंचे थे हम, क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि सी सरफेस पे जो होगा वो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी मिनिमम होगी। ठीक है, मिनिमम क्या मतलब, दैट मींस अप्रोक्सीमेट टू 0 होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कॉरियोलिस फोर्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स। अब कॉरियोलिस फोर्स जो है ये किस पे, देखो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स पे हमने बोला स्पीड ऑफ विंड पे ये क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसको या तो कम करेगी या बढ़ाएगी। ठीक है, बट कॉरियोलिस फोर्स का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा स्पीड पे। ये जो करेगी कॉरियोलिस फोर्स, जो इंपैक्ट करेगी किसको अफेक्ट करेगी, यहां पे इसकी रोटेशन को इफेक्ट करेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि ये क्या करेगी, कॉरियोलिस फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन जो है, रोटेशन का मतलब कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी किसकी, विंड की, उसको इफेक्ट करेगी। अब कॉरियोलिस फोर्स जनरेट कैसे होती है, ये जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से आपके पास कॉरियोलिस फोर्स जनरेट होगी, जो किसको अफेक्ट करेगी, द रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ किसकी, विंड की। अब यहाँ पे देखो, हमारे जो अर्थ है, हमारे अर्थ में दो हेमिस्फीयर्स है। इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉरियोलिस फोर्स का जब इंपैक्ट पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे सीधी सी बात लेके चले इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये मान लो ये जा रही है हमारे पास, जो नॉर्मल डायरेक्शन है किसकी, आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन है विंड की। अगर नॉर्मल डायरेक्शन है विंड की, तो अब ये क्या करेगी, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इसको डिफ्लेक्ट कर देगी। डिफ्लेक्ट करेगी किस साइड में, डिफ्लेक्ट करिए, देखो राइट डायरेक्शन में। ठीक है, राइट साइड में जो है डिफ्लेक्ट कर देगी। अगर हम बात करें इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑपोजिट हो, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर में अगर ये डायरेक्शन है, अब देखो इस साइड को खुद ही देखो तो कौन सी साइड को डिफ्लेक्ट होगी, अब ये इस साइड को डिफ्लेक्ट होगी, दैट मींस राइट लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट होगी। अपने आप को इमेजिन करके देखो कि आप नीचे की तरफ देख रहे हो, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो लेफ्ट साइड में ये क्या करेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में उस विंड की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देगी। ये बात क्लियर हुई। तो ये जो मैं डिफ्लेक्शन की बात कर रहा था कि बिकॉज ऑफ दिस कॉरियोलिस फोर्स आपके पास विंड डिफ्लेक्ट होगी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑन द राइट साइड एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर में ऑन द लेफ्ट साइड। इस लॉ को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। डन बात। हाँ, अब देखो इसका नाम जो रखा गया, इस कॉरियोलिस फोर्स का नाम रखा गया फ्रेंच साइंटिस्ट पे, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था इन 1844 में। ठीक है, उस उनके ही नाम पे रख दिया गया था कॉरियोलिस। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया कॉरियोलिस फोर्स। हाँ, अब देखो कॉरियोलिस फोर्स की बात करें
तो ये कॉरियोलिस फोर्स मतलब ये किसके साथ डील कर रही है, विद द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड, कि विंड जो है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। अब डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड की बात करें तो डिफ्लेक्शन या तो ज्यादा होगी या फिर इज मोर और लेस। मोर होगी कब, जब आपके पास विंड ऑफ द स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी। अगर विंड की स्पीड कम हुई तो आपके पास डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, कम होगी, तो अल्टीमेटली फ्रिक्शनल फोर्स का भी इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या बोलेंगे हम, जो हमारे पास जो कॉरियोलिस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स ये जो कॉरियोलिस फोर्स है इट इज मैक्सिमम होगी कहां पे, पोल्स में, मैक्सिमम होगी पोल्स में, एंड जीरो होगी एट कहां पे, इक्वेटर में। ये बात याद रखना, ठीक है। जीरो होगी इक्वेटर पे और अब्सेंट होगी इक्वेटर पे, दैट्स वाई अब कॉरियोलिस फोर्स जो होती है आपके पास जीरो होती है और अब्सेंट होती है इक्वेटर में। दिस इज द रीजन कि यहां पे आपके पास इक्वेटर पे साइक्लोन्स अकर नहीं होते, साइक्लोन्स नहीं आते हैं। ये बात क्लियर? हाँ जी सर। अब एक और बात याद रखना, अभी हमने बात करी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। हमने क्या बोला, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे होगी, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा डिफरेंस होगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वो क्या कर देता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो जनरेट कर देता है। तो ये जो आपके पास कॉरियोलिस फोर्स है ये क्या करेगी, एक्ट करेगी, इट एक्ट परपेंडिकुलर एक्ट करती है किसके, टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। दैट मीन्स कि ये जो कॉरियोलिस फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, टू एन आइसो बार। क्लियर बात? हाँ जी सर। तो यहां पे एक और बात याद रखना, अगर आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो हाइयर है तो अल्टीमेटली यहाँ पे हो सकता है, तो मतलब होगा क्या कि हो सकता नहीं होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी विंड की वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो अल्टीमेटली क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं तो आपके पास डिफ्लेक्शन क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी, राइट। हाँ जी सर। हाँ राइट, तो ये था हमारे पास अभी जो हमने बात करी। चलो ये चीजें समझ में आई तो अब आगे खुद समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। चलो अब बात करते हैं यहां पे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। अब देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो इसको मतलब हम कॉलमनर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, कॉलमनर डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास कुछ वर्टिकल लेयर्स है, हम ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे भी आपके पास कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, राइट। अब यहाँ पे हमने कॉलमनर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी एयर की। तो अब देखो जो आपके पास ये वाली जो लेयर है, अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे इसको, ये जो हमारे पास सबसे नीचे वाली लेयर है या फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, तो किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, इन दोनों में अगर बात करें किसका ज्यादा होगा, इसको हम नंबर 1 लेके चलते हैं, नंबर 2, फिर वहीं पे नंबर 3, नंबर 4,
अब सब में अगर बात कर रहे हैं कि सब में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, अगर हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, अगर हम इसको अरेंज करें इन असेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे अरेंज करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट लेयर का, सेकंड लेयर का, थर्ड लेयर का, फोर्थ लेयर का, मतलब हमें सबसे पहले लिखना है सबसे कम वाले का, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो किसका सबसे कम होगा? सोचो। देखो ये लेयर है, इस लेयर पे इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, इस पे दबाव पड़ रहा होगा, तो अल्टीमेटली इस पे इसकी वजह से पड़ रहा होगा, इस पे इसकी वजह से पड़ रहा होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो सबसे लोएस्ट लेयर होगी उस पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली वो ज्यादा कंप्रेस हो रही है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसका जो होगा सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, राइट। तो अगर इसको बात करें तो 4 3 2 1 की फॉर्म में हम लिख देंगे। जब सबसे लोएस्ट लेयर होती है, अगर हम कॉलमनर डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं कि जो मास ऑफ एयर जो होता है, ठीक है, उसके अबव वाली, मतलब इस लेयर के मास जो होगा, इस एयर का जो मास होगा, उस एयर जो सेकंड कॉलम है हमारे पास, उस एयर का मास जो उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो यहां पे क्या होगा, एयर जो होगी वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो एयर प्रेशर भी ज्यादा होगा। सेम यहां पे हैपेंड होगा, सेम इस केस में हैपेंड होगा। ये बात क्लियर? यस सर। ठीक है। और एक और बात याद रखना, देखो जो टेम्परेचर जो होता है एयर का, ठीक है, अलॉन्ग विद जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होते हैं एयर में, वो डिपेंड करते हैं किसके बेसिस पे, वो डिपेंड करते हैं मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे, मतलब गिवन प्लेस पे हो सकता है कि उसमें टेम्परेचर ज्यादा हो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम हो, या अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, तो वो वेरी करेगा प्लेसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे एयर प्रेशर की तरफ, बट हम अब यहीं से आ गया वाटर वेपर की, तो वाटर वेपर की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करें प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की वजह से भी एयर प्रेशर जो है वो मैटर करेगा। अगर आपके पास एक एयर है विद हाई वाटर वेपर, वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, एंड एयर विद लो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? दो कंडीशंस है, एक एयर है विद हायर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड एयर विद लोअर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो किसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज्यादा होगा? किसका होगा साहिल, किसका होगा, पहली का कंडीशन का कि सेकंड कंडीशन का? सर फर्स्ट का। रीमा किसका होगा? मे बी जहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज्यादा है उसका एयर प्रेशर जो होगा ज्यादा होगा ना, सभी यही सोचते हैं। लो होगा शायद। The air with higher amount of water vapor always having low pressure, but with low water vapor के साथ एयर जो होगा उसका हाई प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि अगर सीधी सी इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि जो डेंसिटी जो होती है ऑफ वाटर वेपर की, ठीक है, वो लेस देन होती है देन ड्राई एयर, एयर जो होगी उससे कम होती है, अगर दोनों के दोनों जो है सेम टेम्परेचर पे है सेम टेम्परेचर, मतलब आपके पास एयर में अगर आप वाटर वेपर ऐड करोगे तो उस वाटर वेपर की क्या होगी, डेंसिटी जो होगी कम होगी, अगर दोनों का एयर का और वाटर वेपर जो है सेम टेम्परेचर में हम बात करेंगे।
ठीक है। तो अल्टीमेटली उस ड्राई एयर में आप जितने नंबर ऑफ वाटर वेपर ऐड करते जाओगे उस एयर की डेंसिटी जो है उतनी ही डिक्रीज करती जाएगी। अब जितनी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी तो अल्टीमेटली वहां पे जो एयर प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स कि अब वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब बात क्लियर हुई। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर जो है दैट मीन जितना नंबर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे एयर में उतने ही उस एयर का प्रेशर जो होगा कम होगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ। चलो अब आ जाओ प्रेशर बेल्ट्स पे। अब बात करते हैं वर्ल्ड की प्रेशर बेल्ट्स पे। प्रेशर बेल्ट्स, अगर बात करें ऑन द अर्थ सरफेस हमें कितनी प्रेशर बेल्ट्स मिलती हैं, तो वी हैव 7 प्रेशर बेल्ट्स। 7 प्रेशर बेल्ट्स, एक तो आएगी इक्वेटर पे जिसको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल लो, ठीक है। देन 2 हमारे पास होंगी 2 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। वहीं पे थर्ड हम बात करें तो 2 ही हमारे पास क्या मिलती हैं, सब पोलर लो। एंड फोर्थ अगर बात करें तो हमारे पास क्या मिलती हैं, 2 पोलर हाईज, ठीक है। हाँ, 2 पोल रीजन पे मिलेगी, वो हाई होंगी। दैट मीन्स हाई का मतलब हाई प्रेशर और लो का मतलब लोअर प्रेशर, राइट। तो अब ये बात करते हैं, चलें। यस सर। हाँ जी सर। अब देखो ये रही हमारे पास अर्थ, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है। अब ये हमारे पास इक्वेटर होता है, इक्वेटर के पास जो है हम यहाँ पे लेंगे, या फिर से बनाते हैं इसको, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बात करें इक्वेटर पे। इक्वेटर पे हमने बोला इक्वाटोरियल लो एरिया। दैट मीन्स इक्वाटोरियल लो एरिया मतलब इक्वाटोरियल प्रेशर लो प्रेशर एरिया होगा, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों होता है, ये जो आपको पास मिलेगा ये आपके पास कौन सा रीजन है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला रीजन। अब यहाँ पे देखो हमने बोला था कॉरियोलिस फोर्स होती है बिल्कुल 0 होती है, तो इस रीजन में आपको साइक्लोन नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यों होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमारे पास क्या पड़ती है, डायरेक्ट रेज पड़ती है। डायरेक्ट रेज पड़ती है तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, हीट जो एयर जो होगी वो वार्म एयर होगी। वार्म एयर होगी तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगी तो लो प्रेशर होगा, राइट। अब देखो हमेशा जो है हमारे पास जो एयर जो मूव करेगी, ठीक है, जो हमारे पास जो विंड जो ब्लो करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करती है, ये बात याद रखना, ठीक है। और कभी भी ये बात याद रखना, जो डिसेंडिंग हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि जो डिसेंडिंग एयर्स है, जो हमारे पास जो एयर डिसेंड कर रही है, दैट मींस नीचे की तरफ मूव कर रही है या फ्लो कर रही है, वो क्या होगी, डिसेंडिंग एयर जो होगी उसका हमेशा क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो ये बात भी याद रखना। अब इसके बाद देखो हाँ, अब यहाँ पे इसके बाद ये आ गया एक रीजन। अब सेकंड रीजन ये बना लो, ठीक है, इसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या रीजन होता है। इसके बाद जो हमारे पास जो रीजन रहेगा,
30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ एंड सेम 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, दोनों हेमिस्फीयर्स में बात कर रहे हैं। 30 डिग्री साउथ एंड 35 डिग्री साउथ। आपके पास ये जो रीजन रहेगा, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो होगा आपके पास हाई प्रेशर रीजन होगा। हाई प्रेशर होगा तो इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, तो इसको बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल हाई तो अल्टीमेटली इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है इसको। ये बात क्लियर? हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। इसके बाद 60 डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं। 60 डिग्री साउथ और 65 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से 65 डिग्री तक, दोनों में 60 डिग्री साउथ एंड 65 डिग्री साउथ, सेम 60 डिग्री प्लस या और 65 डिग्री प्लस, मतलब नॉर्थ। ठीक है, तो यहां पे जो होगा आपके पास लो प्रेशर होगा, जिसको हम बोलेंगे सब, यहां पे लिख लेते हैं सब पोलर लो रीजन, लो प्रेशर एरिया। ठीक है, जिनको हम सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं। सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आपके पास बच गया कौन सा रीजन, पोलर हाई। दैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा। राइट, हाई प्रेशर भी है। राइट, तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो हमने क्या बोला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है क्या करता है आपके पास, ये जो है मूव करती है एयर। अब ये जो आपके पास रीजन है ना, ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, इसको बोला जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हाई प्रेशर ये करूंगा, विंड वाला टॉपिक जो कल करेंगे। अब हाई हमेशा जो, क्योंकि हेडलेस सेल पैरल सेल वो भी बताऊंगा, अभी इतना समझो। हमेशा हम क्या बोल रहे हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो एयर मूव करेगी। अभी तो सिंपल बता रहा हूं, कॉरियोलिस भी लगेगी, फिर उसकी डिफ्लेक्शन भी करेंगे, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज क्या होता है वो भी करेंगे। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो अल्टीमेटली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। इस केस में हाई प्रेशर लो प्रेशर, अब यहां से हाई से लो की तरफ, यहां से हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, ये विंड की डिफ्लेक्शन रहती है आपके पास। राइट, हाँ जी सर। तो अभी इतना पढ़ो, फिर उसके बाद आगे हम डील करेंगे। ठीक है, फिर कल जो है मतलब हेडलेस सेल फेरल सेल, ठीक है, ये सारे डील करेंगे, उसके साथ ही हो जाएगा। कल मॉर्निंग में कर लेंगे क्लास, ठीक है, जियोग्राफी की। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। समझ में आया इतना जो आज अभी हमने किया है? यस सर। अभी तक जो भी हुआ, ठीक है। साहिल बोल रहा था कुछ? वो तो लेफ्ट कर गए। अच्छा, चला गया, उसको मेरे को हाँ लगा जी। ठीक।